सो अभी तक जो हमने कर लिया है पहले वो देख लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि भाई एटम क्या होता है, कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। वी डिड प्लंग पुडिंग मॉडल, किसने क्या डिस्कवर किया हमने वो करा। हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा। ठीक है। अब रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया वो पढ़ते हैं, और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे वो भी देखेंगे हम। ठीक है। सो रदरफोर्ड के हिसाब से, रदरफोर्ड इफ यू रिमेंबर, उसने कहा था कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस होता है, बीच में एक स्मॉल सा ऐसा होता है, इसके अंदर वो क्या है, वो हमारा न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स भी होते हैं एक्चुअली। ठीक है, वो बाद में पढ़ोगे, लेकिन न्यूट्रॉन भी होते हैं। और उसने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और ऐसे बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे बाहर रिवॉल्व होते हैं, ये रदरफोर्ड ने कहा ऐसे। रदरफोर्ड, प्रॉब्लम हेयर लाइड, प्रॉब्लम ये थी कि भाई हमारा जो नॉर्मल, जो प्रैक्टिकली हम अगर सोचें, जब सपोज मैं तुम्हें कहता हूँ कि नॉर्मली जैसे तुम ही हो, तुम एक ऐसे पत्थर बांध के घुमा रहे हो। ठीक है, एक टाइम आएगा कि ये पत्थर रुक ही जाएगा बिकॉज ऑफ एनर्जी लूज होने की वजह से। इसमें तुम भी थक जाओगे ऑब्वियसली। ऐसे इसकी भी एनर्जी लूज होती हुई ये ऐसा होना चाहिए कि ऐसे घूमता घूमता अंदर जाते जाते, एनर्जी लूज करते करते अंदर गिर के, और समहाउ ये एटम कोलैप्स हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता जाएगा और एक कोलैप्स हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। हम देखते हैं कि एटम बहुत स्टेबल है, कि भाई हर चीज तो इतनी स्टेबल है, कहीं कुछ कोलैप्सिंग नहीं हो रही है। मतलब ये एक ड्रॉबैक है। मतलब कि ये जो है ये एक्सप्लेन नहीं किया रदरफोर्ड ने कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये कोलैप्स क्यों नहीं कर रहे। तो लेट्स रीड इट थ्रू योर एनसीईआरटी और क्लियर होगा। सो लेट्स गो हियर। गुड इवनिंग सर। यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। सुशांत यू विल रीड आउट बच्चे यहाँ से ड्रॉबैक से। The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. Any particle in a circle orbit would undergo acceleration. During acceleration, change in particle would radiate energy. Thus, the revolution electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable, and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. तो फिर से वही चीज पढ़ी हमने। अब मुझे ये बताओ, कौन समझाएगा मुझे इस चीज को? जो मैंने भी समझा दिया, बुक से ही पढ़ लिया हमने, कोई समझाए इस चीज को, क्या ड्रॉबैक है रदरफोर्ड का? क्योंकि मैंने ये होमवर्क में भी दिया था, अपनी लैंग्वेज में समझा। बोलो बच्चे। सर ऐसे बोला था ना कि रदरफोर्ड ने कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर मोशन में न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं। बट अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो जो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होती है तो वो हर एक पॉइंट में आके एक डायरेक्शन चेंज करती है अपनी। हर पॉइंट में आके उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। और अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो वो घूमते घूमते आएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी, वो सारी अपनी एनर्जी लूज कर देगी। और जब उसके पास एनर्जी लूज नहीं होगी, और जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होती हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्रोटॉन के पास जाके कोलैप्स हो जाएंगी और ये फिर एटम जो होगा अनस्टेबल होगा। और जहां तक कि हमें पता है कि एटम तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये जो कामना ने बताया बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड कामना। सो दैट मीन्स कि रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसलिए एक और बुड्ढा आया कि भाई नहीं, मैं बताऊंगा कि तूने क्या गलत किया। ठीक है। सो बोर ने उसको कैसे ठीक किया, बोर का मॉडल पढ़ने वाले हैं हम। मैं पहले समझा देता हूँ बोर ने क्या कहा। बोर ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज ही नहीं करता एनर्जी, मतलब वो रिवॉल्व तो कर रहा है ये न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ये जो है एनर्जी लूज नहीं करता, डज नॉट लूज एनर्जी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो ऐसे सर्कल से बने हुए हैं, ये एक ऑर्बिट्स हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट्स पे ट्रैवल करते हैं, और ये ऑर्बिट्स की एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है, मतलब कि उसी एनर्जी लेवल पे रिवॉल्व करते जाएंगे। जितना तुम पास जाओगे एनर्जी लेवल कम होता जाएगा, मतलब ऐसे। लेकिन ये कोलैप्स नहीं करता, मतलब कि उसी पे रिवॉल्व करता है, अंदर आगे पीछे नहीं जाएगा, ना ही ऊपर जाएगा। ठीक है।
इसलिए जब तुम कभी हीट वीट करते हो तो ये जंप हो जाता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसे एनर्जी ज्यादा मिल गई, और हीट अगर लूज करता है तो अंदर चले जाता है क्योंकि एनर्जी लूज कर दी उसने। तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करता है, एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है ऑर्बिट्स, उस पे रिवॉल्व करता रहता है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट पे करेगा, और ऐसे ऐसे ही हमारे ऑर्बिट्स बनते रहते हैं, उस पे रिवॉल्व करता रहता है और कोलैप्स नहीं करता। लेट्स रीड इट थ्रू हियर, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यश यू विल रीड दिस बच्चे, बोर मॉडल ऑफ एटम। रीड इट। यस सर बुक ही नहीं दिख रही। बुक नहीं दिख रही? कौन से प्लैनेट पे भाई? सबको दिख रही है बुक? सर अब आई है बुक। Yes, ओके अब आ गई, चलो तो पढ़ो फिर। In order to overcome the objections raised against Rutherford model of an atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. Only certain special orbits known as discrete orbits or electrons are allowed inside the atom. While revolving in discrete orbits, the electron do not radiate energy. रेडिएट एनर्जी मींस दे डू नॉट लूज एनर्जी, मतलब उसी एनर्जी लेवल पे रहते हैं, तो ऑब्वियसली क्यों करेंगे? जैसे मान लो कि ऐसा है कि तुम्हारा जो कोई चलो ऐसा कुछ बोलते हैं, तुम्हारा कोई पर्टिकुलर नेम है, ठीक है, तो जो पर्टिकुलर नेम है कोई से भी एरिया में हो, वो नेम तो वही रहेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो पर्टिकुलर लेवल पे उतनी ही रहेगी, मतलब एनर्जी फिक्स्ड है, तो वो लूज नहीं करते एनर्जी। चलो इसको वीडियो के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे एक वीडियो है, इसमें ड्रॉबैक भी समझा रहा है और वो अच्छे से समझाएगा भी तुम्हें, बिकॉज यू पीपल लाइक वीडियोस, सो आई विल शेयर इट। हियर वी गो। उसके बाद आई विल आस्क क्वेश्चन, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस वीडियो। Rutherford's atomic model was quite commendable. Just a second, let me clear इसको थोड़ा क्लैरिटी अच्छी कर देते हैं। क्लैरिटी HD है? I don't think so. Let me reload that. Hey there, I'm Natasha, and Hi, my Natasha. specialty is making all your app building dreams come true. Now it is better. Rutherford's atomic model was quite commendable. Can you hear the sound? Yes? yes, sir. Okay. When it came to explaining the structure of atoms. However, it was not very appropriate theoretically. And why are we saying so? We know that any charged object which revolves in a circular motion gains acceleration gradually. Similarly, if the electron is moving fast in a circular path, then it will also gain acceleration. And on gaining acceleration, it's bound to liberate energy in some form. Now, if it continuously keeps radiating energy, then ultimately all the energy of the electron will get over and it will fall into the nucleus. This would result in high instability of the atom. But wait a second, all these things do not happen in an atom. And how do we know this? Because in nature, all the atoms are stable. That means the hypothesis put forth by Rutherford was also incorrect? Not really. The hypothesis just needed slight modifications. These were made by the next legendary scientist in our list called Niels Bohr. He made a few additional explanations to describe the atomic structure. The postulates put forward by Niels Bohr were as follows. Firstly, only certain special orbits called discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. Secondly, while revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate energy. Now, these points definitely tell us why an atom is so stable. But what exactly are these paths or orbits in which the electrons revolve around the nucleus? Let's understand with an example. Do you know how our solar system is? Yes, it appears somewhat like this. Now here, the sun is stationary at the center while the planets revolve around it. But have you noticed that the planets always revolve in fixed paths? We never find any planet jumping to a different path all of a sudden, right? They always encircle the sun in defined paths. In a similar way, we have the atomic structure. The nucleus acts like the sun located at the center, and the electrons are like planets which revolve in fixed defined orbitals. These electron orbitals are referred to as shells or energy levels. Now the name energy levels gets us to an important concept.
Niels Bohr suggested that the electrons revolving in these orbitals do not radiate energy. Now, this is justified when we use the term energy levels, because it indicates that each shell has got a defined energy level. That means when the electrons revolve in these shells, they do not liberate any form of energy. And how do we name these shells to indicate their position? It's simple. Beginning from the one near the nucleus, we name them as the K shell, L shell, M shell, N shell. ये अभी तुम लोगों ने किया है, ये हम करेंगे, ठीक है? सो बोर मॉडल हमने कर लिया है. अब हम इसके बाद हम इसके ये पढ़ने वाले हैं किस तरीके से अरेंज है, लेकिन उससे पहले आई विल टीच यू, लेट मी सी. ओके, हम पहले फिर वही कर लेते हैं ऑर्बिट वाला, ओके, कि ऑर्बिट में कैसे अरेंज है. लेकिन अगर तुम्हें वो आ जाए तो इट्स बेटर, एटॉमिक नंबर है इनका. So before moving ahead with the electronic configuration, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टॉपिक होता है. इससे पहले मैं एटॉमिक नंबर वो पढ़ाऊंगा तुम्हें. अच्छा, बोर मॉडल सबको क्लियर हुआ? पहले यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स हैं, यस, इज बोर मॉडल क्लियर? ओके, गुड. सो हम लोग बोर मॉडल के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेटर करेंगे. पहले हम न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रॉन्स के बारे में. लेट मी रीड इट फॉर यू. इन 1932 J. Chadwick, so J. Chadwick discovered it. So another scientist, discovery. Now you should know the names of who discovered what. I will ask just in a minute. J. Chadwick discovered another subparticle which had no charge and a mass nearly equal to the proton. So न्यूट्रॉन डिस्कवर किया किसने? जे चैडविक ने. उन्होंने कहा कि भाई न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर होता है और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. In general, neutron is represented as n. The mass of an atom is therefore given by this. वो हम करेंगे mass number. Don't worry about that. So अब हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये सब सामने आएगा, जो ये सब चार्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूचर साइंस क्लासेस के लिए तुम्हारे. चलो, तो हम एटॉमिक नंबर समझते हैं. एटॉमिक नंबर क्या होता है? सारे हमने मॉडल्स कर लिए हैं. उसको अच्छे से नोट्स बना के रखो अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है चैप्टर में. एटॉमिक नंबर अगर हम बिल्कुल तुम्हें लेमन टर्म से बोलूं तो एटॉमिक नंबर होता है कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उसे कहते हैं हम एटॉमिक नंबर. ठीक है, इसकी नोटेशन क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि दोनों बराबर होते हैं एक एटम, जब भी तो न्यूट्रल होता है. और इसको डिनोट किया जाता है जी से. ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है? जी से. मैं इसको जी बोलने लगा क्योंकि जो हमारे विदेशी लोग हैं वो उसको जेड ना बोलकर जी बोलते हैं, पता है. So it's like I'm used to it now calling to z, and they don't call it like 2 divided by 3. They say 2 over 3. So मेरे को भी आदत होने लगी. So now let's say I give you sodium. ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. ये तुम्हें अभी याद करवाऊंगा मैं, लेकिन अभी इससे समझते हैं उसका मतलब क्या है. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है 11 है. तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं? 11 हैं. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अगर कहना वो भी कितने? 11 है. जब भी तो 11 है. मतलब कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही नॉर्मली ऐसे बता रहा हूँ, 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तुम्हारे पास. ठीक है, तभी वो न्यूट्रल होगा. तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इतना सबको क्लियर हुआ? एटॉमिक नंबर क्या होता है? रियली इजी. एक्सक्यूज मी सर. यस, बोलो बच्चे. सर न्यूट्रल मीन्स कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा. जब दोनों बराबर होंगे तो ऑब्वियसली चार्ज नहीं होगा कुछ. ठीक है, अभी हम न्यूट्रल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम आयंस के बारे में नहीं पढ़ रहे जिनमें चार्जेस होते हैं. ठीक है, तो उनमें तो दोनों बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो हमने ये समझा कि एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है. एटॉमिक नंबर का मतलब होता है एटॉमिक नंबर का मतलब होता है या फिर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लो, एक ही बात है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो. इसकी नोटेशन जी से करी जाती है. ये हमने एटॉमिक नंबर के बारे में समझा. ओके, नाउ लेट्स कम टू मास नंबर. एक और चीज इसे कहते हैं मास नंबर. अब मास नंबर क्या होता है? जैसे समझने भी आ रहा है कि मास मतलब कुछ किसी की चीज का मास होगा. तो मास नंबर का मतलब होता है कि तुम क्या करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये कर दो, तुम्हारा मास नंबर आ जाएगा. जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कि सोडियम का ही लेते हैं फिर से. ठीक है, सोडियम का मास नंबर निकालने की कोशिश करते हैं.
तो सोडियम के अंदर जो है बच्चे, एक सोडियम एटम में होते हैं 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। ठीक है, तुम्हें सब दिया रखा होगा। ठीक है, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। तो अगर मैं तुमसे कहूँ मास, देखो न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते प्रोटॉन के, क्योंकि न्यूट्रॉन तो ऑब्वियसली पहले से न्यूट्रल है, तो ऐसा कुछ नहीं न्यूट्रॉन भी बराबर होने चाहिए, बस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो मास नंबर देखो, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो मास नंबर अगर मैं इसका निकालूं तो 11 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है बच्चे? 11 प्रोटॉन है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 12। तो कितना हो गया मास? 23 U। मास को U से दिखाते हैं, तो मतलब मास नंबर कितना हो गया हमारे पास सोडियम का? 23 U। थोड़ा बहुत क्लियर होगा और एग्जांपल्स में डिस्कस करता हूं। मान लो मैं कहता हूं कि तुम बताओ, हाँ, मास नंबर बताओ। अगर कोई एटम है जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके 6 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेट्स से 12 है, तो क्या करोगे? दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 12 तो कितना आ जाएगा? 18। क्लियर? बस मतलब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तुम कभी कभार कहीं चार्ट्स देखोगे, पीरियोडिक टेबल एंड एवरीथिंग देखोगे बुक्स में, तो वहां पे तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा। मतलब एक एटम का सिंबल बना होगा, जिसे हम सिंबल कहते हैं एटम का। ऊपर तुम्हें जो दिखता है, अच्छा मास नंबर को किससे नोटेशन क्या है इसकी? ए से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे जी से दिखा रहे थे हम एटॉमिक नंबर को, मास नंबर को ए से दिखाते हैं। तो हमेशा मास नंबर ऊपर आता है सब सुपरस्क्रिप्ट में, और जी जो एटॉमिक नंबर नीचे आता है। जैसे मैं अब दे दूं कार्बन का, तो कार्बन का ऐसा होता है, मास नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 6। इज इट क्लियर? यस और नो? इसका मतलब हो गया यस मास नंबर 12 है सर। और एटॉमिक नंबर इज 6। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रिलेशन दे रहा हूं मैं तुम्हें, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मास नंबर। ध्यान से देखना कैसे मैं क्लेवरली खेलता हूं वर्ड्स के साथ। ओके, so now I know the formula that mass number is nothing but number of protons plus number of what? Neutrons. इसको और क्लेवरली अगर लर्न करना है ना तुम्हें, अभी रिलेशनशिप की बात नहीं, क्लेवरली लर्न करना, तो ऐसे याद देखो, मास नंबर इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते थे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो, तो मतलब कि मास नंबर क्या है? न्यूक्लियस का मास जो होता है उसी कहते हैं मास नंबर। यस, दैट मेक्स सेंस, राइट एवरीवन? यस सर। Okay, now let's talk about this interesting relationship between atomic number and mass number. That means Z and A के बीच में क्या रिलेशन होता है? Now if you remember, अभी अभी हमने atomic number डिस्कस किया था। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते थे, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह क्या प्लग इन कर सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे मास नंबर चल ही रहा है। मतलब कि देखो, एक रिलेशन मिल गया हमें एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में। ये सामने आया सबको? यस Yes, सर। sir. तो इसको अगर Yes, वर्ड sir. नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, A = Z प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। रिवाइज करना मत भूलना, आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये गायब हो जाएगा सब। अच्छा, अब देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सारा कुछ इससे सामने आ जाएगा। ठीक है, ओके, द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट the atomic number of an element whose nucleus has a mass number 23 and neutron number 12. Okay, so हमें ये बताना है, and then tell me what is the symbol of the element. ये तो तुम्हें याद होने चाहिए पहले चैप्टर से, एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से। कोई नहीं याद नहीं है तो मैं करवा दूंगा अभी। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन और क्या निकालना है। इस तरीके से क्वेश्चंस करे जाते हैं। लेट मी गो फुल स्क्रीन फॉर यू। ओके, हियर वी गो। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर, सो वी हैव टू कैलकुलेट एटॉमिक नंबर। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट Z। हमें Z कैलकुलेट करना है। whose nucleus has a mass number A is given, that is 23, mass number is given, and neutron number of neutron कितने दे रखे हैं? 12. So very easy,
3 वेरिएबल होते हैं इक्वेशन में, 2 दे रखे हैं, तो वी कैन फाइंड इट आउट इफ वी रिमेंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर से इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जी है ये, ठीक है, जी गोज फॉर एटॉमिक नंबर। आई नो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग भैया, आप जी की यूज कर बिकॉज ये लैटिन वर्ड से आते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा, तो ए इज दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो मास नंबर कितना है, 23 है। यस बच्चे, गुड काम। And z is what? Z is I have to find out z. Neutron is 12. Now if I subtract 12 from here, I will get z as 11. And if you remember, 11 किसका होता था? ये एग्जाम्पल भी मैंने लिया, तो सोडियम का होता था, तो सॉल्व हो गया। सामने आया क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग नाउ, राइट? और सिंबल इस तरीके से नहीं, सिंबल Yes. प्रॉपरली दोगे, प्रॉपरली ऐसे कि भाई ऊपर जो है मास नंबर होता था और नीचे एटॉमिक नंबर। दिस विल गेट यू फुल मार्क्स, नॉट दिस। ओके, लेट मी क्लियर दैट। Is it okay? Comfortable with everyone? किसी को डाउट है पूछ सकता है? Yes. Shall I move forward otherwise? Yes, sir. ठीक है, चलो तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Another question now. I'm discussing some questions. Question says, now I'm going to write it down, not going to type it. ये NCERT question है। Let me see, NCERT question है तो NCERT में देख लेते हैं, क्यों मैं लिखूंगा? तेरा भाई बल्ले बल्ले यही है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख रहे हो, सबको दिख रहा है ये PDF जो मैं देख रहा हूँ, या फिर मैं ही हूँ जिसको दिख रहा है? लेट मी जूम इट। ओहो, Yes, sir. दिख रहा है। ओके, नाउ आई कैन सी बेटर। बूढ़े हो गए भैया। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8, पहले तुम लोग ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा, अगर नहीं होगा तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो 8, ऑब्वियसली बराबर होंगे। तो प्रोटॉन बता भी दिया उन्होंने, लो भाई दे देते हैं तुम्हें हलवा सब कुछ। देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर बताइए महाराज। एंड व्हाट इज द चार्ज? चार्ज भी बताइए। चार्ज का तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले आप एटॉमिक नंबर निकालो सारे। चलो देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते। सर 80 होगा। यस, एटॉमिक नंबर 8 होगा, क्योंकि atomic एटॉमिक नंबर की number. डेफिनेशन से ही एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बात है, राइट? सबको समझ आया? Yes, sir. और चार्ज Yes, sir. न्यूट्रल होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। यस, पॉजिटिव 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, तो भाई न्यूट्रल होगा। मेक सेंस? जीरो चार्ज। सबको क्लियर हुआ ये भाई? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई? सेकंड पार्ट, with the help of table 4.1, where is table 4.1? 4.1, where are you? Yeah, कह रहा है 4.1 टेबल का यूज करके ऑक्सीजन और सल्फर एटम का मास नंबर निकालो। मास नंबर मतलब होता है न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का मास मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का मास को ऐड कर दो दोनों नंबर को। तो देखो भाई, ऑक्सीजन और कौन सा था? आई फॉरगॉट, इट वाज सल्फर। सल्फर। सल्फर भाई साहब कहाँ है? ये रे ऑक्सीजन और सल्फर। आई कैन गो डाउन एंड आई कैन सी सल्फर। ये भी तुम लोग करके दिखाओगे, सब कुछ दे रखा है। तुम्हें क्या चाहिए निकालने के लिए? मास नंबर। प्रोटॉन चाहिए और न्यूट्रॉन चाहिए। प्रोटॉन चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए, तो मास नंबर तो निकाल सकते हो। बताओ इसका मास नंबर क्या होगा? 16U। 16 ये, और इसका क्या होगा दूसरे वाले का? 32U। Sir, 32. And we are done. Very easy, right? Things are starting to make sense and you will love this chapter now. Okay, good. So ये हो गया। Okay, अब मैं तुम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देने वाला हूँ होमवर्क में। अभी के अभी ट्राई करना और मुझे भेजने की कोशिश करना, क्योंकि अभी करोगे तो हो जाएगा। और डोंट फॉरगेट टू जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि बैठो नोट्स वोट्स अभी बनाओ, बनाने तो चाहिए वैसे तुम्हें, क्योंकि अगर अभी नोट्स बन गए तो फिर एग्जाम में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नोट से एक बार में रिवाइज हो जाएगा। So it's up to you. You want to do smart work or you want to do hard work. If you do right now, you are doing smart work. If you do later on, you have to first again study the whole chapter, again make the notes, and then you have to do the hard work. So I always prefer the smart work. You should too. So I'm going to give you a homework. एक टेबल बना रहा हूँ मैं, इसको तुम्हें फिल करना है, ठीक है? 2 टेबल बना रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है? उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, वो भी करने हैं तुम्हें। So these is the first table.
So this will help you out to clear your concept actually. You have your atomic number with you over here. That's 10. And you have your mass number with you over here. That's 22. You have to, oh, what just happened? You have to tell me the number of protons. Protons कितने हैं? Neutrons कितने हैं? बस दो डेटा से सब निकाल सकते तुम. Electrons क्या है? कितने हैं? और सिंबल कैसे लिखा जाएगा? Remember proper symbol लिखना है. Okay, that's the first table. दूसरा टेबल भी बना रहा हूं मैं इधर. दूसरा टेबल, here it goes. Not using scale now. So पहले इस बार मैंने दे दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मजा आएगा तुम जब इसे करोगे. इससे तुम्हें लगेगा कि यार मुझे तो ये टॉपिक आ गया. आई एम वेरी गुड एट दिस. And you will get confident. You will like, I can become a rocket scientist or something now, right? So mass number, atomic number, and then you have number of electrons, and then you have symbol. So कुछ तो दे दो. हाँ, कुछ तो दूंगा मैं obviously. So 11 or 12. So first two questions, these are homework. पहले ये क्वेश्चन सब लिखें जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट लें और बताएं मुझे हो गया तो फिर मैं और क्वेश्चंस दूंगा. जल्दी जल्दी लिखें बच्चे. Done? Done, sir. रुको एक सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ ग्रुप पे. ठीक है, डोंट वरी, मैं अभी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ग्रुप पे. I'll just upload the screenshot in your group. चलो तो फिर मैं और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ध्यान से उन्हें अभी लिख लेना है. पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो तुम्हें ट्राई करने, ये दोनों तो मैंने करा ही दिए, राइट? ये दोनों मैंने करा दिए. वैलेंसी वाला नहीं करना अभी. जो मैं करा रहा हूँ अभी उसी पे फॉलो करो. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना नहीं है अभी जो. You will try this question as well, these two. Okay, this is on page number, let me see. न्यूट्रॉन्स के नीचे जस्ट पेज नंबर 49 पे जो क्वेश्चंस हैं 1 and 2 इन टेक्स्ट, वो ट्राई करने हैं. These are really important. ये 4 क्वेश्चन मुझे चाहिए ही चाहिए. ठीक है, सो 4 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन इसके नीचे और 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए, टोटल 8 क्वेश्चन हुए, राइट? Total 8 questions are in your homework, and I want it by today only, not tomorrow, not day after tomorrow, today only. Okay, because if you do them today, you will get like really good at this. Okay, and I want you to be good at this because we are going through it slowly and very comfortably. Okay, so that's it for today. Chalo, good evening. Dhyan rakho apna. And don't forget to submit your fees. Good evening, sir. Good evening. Bye.